नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। हिजाब ने उतारा नकाब। जी हां, दमोह के हिजाब मामले में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। छात्रों से लेकर टीचर के बयानों में भी कई बातें सामने आई हैं और इधर सरकार दम भर रही है कि सख्त कार्रवाई की जाएगी और एफआईआर हो भी गई है। लेकिन शुरुआती जाँच में जिस तरह से प्रशासन ने मामले में क्लीन चिट दी, उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या इस मसलों पर शासन प्रशासन के बीच तालमेल की कमी है? क्या किसी तरह का प्रेशर अफसरों पर है? क्या प्रेशर के तहत ही कार्रवाई आगे बढ़ रही है? ऐसे कई और सवाल हैं। आज अटेंशन में इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। ये जिहादी साम्राज्य खड़ा करने का काम जो उस दमोह के समूह के द्वारा हुआ है, जिसके अंदर मैंने तो इसके बारे में मांग किया कि इदरीस खान, जलील खान और मुश्ताक खान, इन 3 लोगों का इनका टेरर फंडिंग से क्या संबंध है? इनका जो जिहादी साम्राज्य खड़ा हुआ है, इस जिहादी साम्राज्य की जांच टेरर फंडिंग के साथ ये लोग जुड़े हैं। सुन लिया बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष क्या कह रहे हैं। वीडी शर्मा ने दमोह के मामले में टेरर फंडिंग की भी आशंका जताई, यानी खेल महज धर्मांतरण तक ही सीमित नहीं है, इसके पीछे बहुत कुछ पक रहा है। दमोह में हिजाब मामले ने गंगा जमुनी स्कूल का नकाब तक उतार दिया, लेकिन गंगा जमुनी स्कूल में हिजाब के मसले पर कलेक्टर ने शुरुआती जांच में स्कूल को क्लीन चिट दे दी थी। ऐसे में अब सवाल तो उठेंगे ही कि एक तरफ जिन पर जांच का जिम्मा है वो हिजाब और धर्मांतरण के मामलों में क्लीन चिट दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ सरकार इन मामलों में एफआईआर और कड़ी कार्रवाई की बात कर रही है। दमोह की घटना में तो अब हमारे पास रिपोर्ट आ रही है, मुझे बता दिया गया है। 2 बेटियों ने बयान दिए, बाध्य किया गया है उनको। ये बहुत गंभीर मामला है और जैसा गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने बताया पहले ही, कठोरतम कार्रवाई होगी। हिजाब और धर्मांतरण के मामलों में सरकार की सख्ती और प्रशासन की क्लीन चिट कांग्रेस को इस मुद्दे पर बोलने का मौका दे रही है। कांग्रेस ने भी बिना देर किए इस मुद्दे को लपक लिया। दरअसल कांग्रेस तो शुरुआत से ही इन मामलों को षड्यंत्र के नजरिए से देख रही है। इस बार भी कांग्रेस ने बीजेपी पर ही आरोप मढ़ दिए। देखिए, मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार की नाक के नीचे कई सारे शहरों में धर्मांतरण पनप रहा है और ये खुद ही उस धर्मांतरण के पोषक हैं और इन्होंने अब तक किसी भी विषय में कहीं भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। इनका सिर्फ उद्देश्य ही रहता है कि इस तरह की खबरें मीडिया की सुर्खियां बन जाएं, लोगों के जहन में बैठ जाएं, जिससे वो नफरत की राजनीति कर सकें, लोगों के बीच में धर्मांतरण के नाम पर वर्ग विशेष के प्रति जहर घोल सकें। धर्मांतरण और हिजाब जैसे मुद्दे गंभीर हैं, लेकिन सरकार में बैठे माननीयों की बात और प्रशासन की कार्रवाई मैच नहीं कर रही। सवाल तो ये भी उठ रहा है कि बीजेपी के नेता जो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं वो आखिर किस आधार पर हैं, क्योंकि जिनको जांच का जिम्मा सौंपा गया वो मामले में क्लीन चिट दे रहे हैं। ऐसे में शासन और प्रशासन पर तो सवाल उठ ही रहे हैं, साथ ही कांग्रेस को भी इस मुद्दे पर सियासत करने का पूरा मौका मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं राजनीतिक विश्लेषक योगेश गुप्ता और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है योगेश भाई आपका अनादि टीवी में। नमस्कार मनोज। और जिस प्रकार के मामले निकल कर आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं, गृह मंत्री भी कह रहे हैं, तमाम सारे लोग कह रहे हैं, लेकिन कभी कलेक्टर उनकी बात काट देते हैं, कभी एसपी। अब जाकर जब मुख्यमंत्री ने कई घंटे पहले बयान दिया कि 2 बच्चियों ने शिकायत की है, जाँच की जा रही है, तब जाकर अब से कुछ देर पहले इस मामले में पहली एफआईआर की गई। तो आपको लग रहा है नहीं कि इतने गंभीर मामला है जिसने देश दुनिया में सुर्खियां बटोर रखी है, उसमें जो है प्रशासन का रवैया है वो बहुत लापरवाह है? तो आखिर शुरुआत में अगर जो आप बिना जांच के क्लीन चिट अगर दे रहे हैं तो मंसूबे क्या दिख रहे हैं? देखिए मनोज जी, निश्चित रूप से इसमें शासन और प्रशासन के बीच में तालमेल का अभाव तो स्पष्ट रूप से नजर आता है। दूसरी सोचने वाली बात यह है कि जिस स्कूल में
हमारे राष्ट्रीय गान की जगह हमारे बच्चों को आयतें पढ़ाई जा रही हैं, हिंदू बच्चों को, हिंदू वर्ग के बच्चों को, तो निश्चित रूप से ये बेहद और अफसोसजनक मुस्लिमों को भी नहीं मामला पढ़ाया दमोह जाना का चाहिए है। क्योंकि उसके लिए मदरसे हैं। जी हाँ, स्कूल मैं आ में रहा हूँ तो इसी पर धार्मिक मनोज शिक्षा जी। होना ही नहीं चाहिए जी। देखिए मनोज जी, आपने बहुत अच्छा नाम एक लिया, मदरसे। देखिए, जो एक मुस्लिम समाज के अंदर भी जो शोषित और दलित वर्ग से लोग आते हैं, कास्टिज्म मुस्लिम समाज में भी है, उसमें जो पिछड़े अन्य तबके के लोग आते हैं वो मदरसों में पसमंदा जाते हैं। जी। हाँ, पसमंदा ग्रुप ये तेलंगाना, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, बिहार और अब अपने मध्य प्रदेश में भी पैर पसार चुका है। और निश्चित रूप से मदरसों के माध्यम से इनको कट्टरता की तालीम भी दी जा रही है। पिछले 9 वर्षों में मैं मोदी जी की तारीफ नहीं करूंगा, लेकिन ये प्रशंसा जरूर करूंगा कि उन्होंने पिछले 9 वर्षों में अपने अथक प्रयासों से विभिन्न वर्ग और समूहों में बटी हुई इन जातियों को एकत्रित किया है। क्योंकि देखिए, जो हमारे दलित, हमारे समाज में आज भी जाति वर्ग भेद है, जिसको आजादी के 75 साल बाद भी हम समाप्त नहीं कर पाए पूरी तरह से, उस पर और काम होना है। लेकिन मोदी जी ने एक काम जरूर किया है कि वर्गों में बटी हुई इस हिंदू श्रेणी को उन्होंने पिछले 9 वर्षों में एकत्रित किया है। और ये हिंदू समाज की एक एकता का बिल्कुल उदाहरण है कि मोदी जी आज सर्वमान्य नेता के रूप में इसीलिए उभर कर आए हैं। तो भारत जैसे एक विशाल शहर में, विशाल देश में, जिसमें विभिन्न जातियों में और प्रजातियों में हमारा देश बटा हुआ है और एकता में अनेकता का उदाहरण है, बावजूद इसके उसको संगठित करना एक बहुत बड़ी बात होती है। और निश्चित रूप से ऐसे लोगों पर कठोरतम कार्रवाई होना चाहिए। 295 506 बी के तहत इन्होंने आज मुकदमा दायर किया है। और जो वह स्कूल का जो प्रशासन है और जो स्कूल के ऑनर हैं, उनके ऊपर एक जो एंटी धर्मांतरण वाली जो धाराएं होती है उसके अधीन इनके ऊपर मुकदमा चलना चाहिए और कड़ी कार्रवाई की अनुशंसा मध्य प्रदेश शासन के माध्यम से माननीय नरोत्तम मिश्रा जी ने कही है। देखिए, मोदी जी की तर्ज पर माननीय नरोत्तम मिश्रा जी मध्य प्रदेश में दूसरे ऐसे नेता हैं जो बिल्कुल इस कट्टरता के खिलाफ है और कठोरतम कार्रवाई की बात हमेशा करते आ रहे हैं और ये प्रशंसनीय कार्य वो कर रहे हैं। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की जनता ये सब देख रही है और समझ रही है कि हमारे जो दलित वर्ग से, शोषित वर्ग से हिंदू वर्ग है, उनको किस प्रकार धर्मांतरण कराया जाता है जाति वर्ग और भेद के नाम पर। ब्रजेश जी, जिला प्रशासन की बात कह रहे हैं, शिक्षा विभाग की, क्या काम उनका उतना ही है कि कोई आया और आपने उसको मान्यता दे दी कि ठीक है भैया स्कूल खोल लो, उसके बाद आप ना झांकने नहीं जाते हैं कि उसका सिलेबस क्या है? हमको याद है पिछले दिनों इंदौर का मामला आप देखिए कि किस प्रकार का उनको सिलेबस पढ़ाया जा रहा था कॉलेज में, बाद में हंगामा मचा, FIR हुई, गिरफ्तारियां हुई और लंबे साल, कई सालों से वो सिलेबस पढ़ाया जा रहा था। तो ना आप सिलेबस चेक कर रहे हैं, ना आप ये चेक कर रहे हैं कि स्कूल के बच्चों को ड्रेस कोड क्या है, ना आप ये चेक कर रहे हैं कि वो कौन सी प्रार्थना कर रहे हैं। और दूसरी तरफ इसके बाद ये सब हो रहा है कि जब मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दे रखे हैं कि सारे मदरसों की जाँच की जाए, शिक्षण संस्थानों की स्थिति क्या वो किसी से छुपी नहीं। और ये हाल तब है जब संघ के पसंदीदा शिक्षा मंत्री हैं इंदर सिंह परमार, कि उनको शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए बिठाया गया, उच्च शिक्षा में मोहन यादव को बिठाया गया है। तो इसके बाद अगर ये लापरवाही हो रही है और ऊपर से जो कलेक्टर का रवैया है और जो SP का रवैया है, वो क्या दर्शाता है? क्योंकि जो स्कूल का प्रशासन भी कटघरे में, क्योंकि गंगा जमुना नाम अगर आप रख रहे हो तो ऐसा नाम आपने कभी किसी स्कूल का सुना नहीं होगा। गंगा जमुनी तहजीब की बातें बहुत सुनी है कि 2 वर्गों में भाईचारे की, लेकिन उसके नाम की आड़ में है कि आपका मंसूबा शुरू से आपको ये पता था कि आपका टारगेट क्या है, लेकिन जिला प्रशासन आंखें मूंदे रहा। नाम रखने से कुछ नहीं होता। आपने गंगा जमुना नाम रख दिया, गंगा जमुना तहजीब जैसा कोई काम वहाँ हो नहीं रहा था। यदि आप मुस्लिम वो पढ़ा रहे थे, आयतें पढ़ा रहे थे, कोई आपने हिंदू धर्म का कुछ पढ़ाया क्या? निश्चित तौर पर नहीं पढ़ाया मनोज जी। और जो आपने कहा प्रशासन तंत्र सरकार में, इसमें जो एक समन्वय का जो काम दिख रहा है, आप किसी को भी मंत्री बना दीजिए, लेकिन यदि वो मंत्री खुद उतनी गंभीरता से ले रहा है क्या? जब बार बार, चाहे हम देखते हैं बाल आयोग की टीम जाए, चाहे हम देखते हैं अन्य टीमें जाती हैं, वो निरीक्षण करती हैं, कई तरह की खामियां पाई जाती हैं, इसके बावजूद अब तक सबसे बड़ा सवाल ये है कि पहले भी इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं कि स्कूलों में किस तरह से गतिविधियां चल रही हैं, मदरसों में किस तरह से गतिविधियां चल रही हैं, वहाँ पे किस तरह से हिंदू बच्चों को ले जाया जाता है, मदरसों में उनको पाठ पढ़ाया जाता है, धार्मिक शिक्षा दी जाती है। ये विदिशा के सामने का एक मामला आया था जिले का। तो आप देखिए लगातार इस तरह के मामले आए, इसके बावजूद क्या कार्रवाई हुई?
निश्चित तौर पर आपने मदरसों का पूरी तरीके से निरीक्षण नहीं किया, आपने स्कूलों का निरीक्षण नहीं किया। ये एक तरह से ये साबित करता है कि जो अफसर हैं और जो शिक्षा माफिया, इनमें गठजोड़ किस तरह से है कि आप सिर्फ कार्रवाई नहीं करते हैं, निगरानी नहीं करते हैं, सिर्फ आपने देख लिया कि स्कूल है संचालित हो रहा है, रिपोर्ट दे देते हैं। ये गठजोड़ ही बताता है कि वो जिला शिक्षा अधिकारी ने पहले दिन ही, जब जांच ही नहीं हुई, जाके खुद ही ने निरीक्षण नहीं किया और क्लीन चिट दे दी, जिसकी वजह से सस्पेंड करना पड़ा। आप देखिए पहले दिन आप क्लीन चिट क्यों दोगे? कोई आरोप आया है, कोई यदि घटना हुई है तो आप जाइए इन्वेस्टिगेशन कीजिए कि यदि जो तस्वीरें लगी हैं, जो मीडिया में आई हैं, आप उनको भी दरकिनार कर दोगे। जो सामने तो तस्वीरों में दिख रहा है किस तरह से हिजाब पहने, लेकिन प्रबंधन ने कहा कि स्कार्फ है, तो जिला शिक्षा अधिकारी ने मांगी। दो चीजें हैं, दो चीजें, माफी भी मांगी, स्कार्फ है, और बाकायदा आपने किस बच्चों से बयान लिए, आपने जिन बच्चों के फोटो लगे थे उनसे बयान लिए, उनसे संपर्क करने की कोशिश की। तो जब आप फौरी तौर पर, जब सरकार इतनी गंभीर है और उस मुद्दे को लेकर तब अफसरों का ये रवैया हो, तो निश्चित तौर पर यह दर्शाता है कि अफसर किस तरह से मनमानी कर रहे हैं, प्रदेश में किस तरह से सरकार की मंशा के अनुरूप काम नहीं हो रहा। मुझे लगता है जिस तरह से कलेक्टर ने भी कहा, जो इंदर सिंह परमार कह रहे हैं शिक्षा मंत्री, यदि आप बिना जांच के क्लीन चिट दे दोगे तो आप पर कार्रवाई होना चाहिए। मैं भी एसपी का वर्जन भी सुन रहा था मनोज जी, वो बाकायदा लाग लपेट के साथ बोल रहे थे। सीधी क्यों नहीं बोलते हैं आप कि हमने 11 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है, ये मामला आया, 2 लोगों का आया, बाकी की जांच चल रही है। लेकिन वो इस तरह से घुमा फिरा कर जलेबी की तरह बताते हैं कि देखिए हमने अभी जो बयान हुए थे उनको संज्ञान में लिया है, सीएम के निर्देश थे। अरे भाई, जो अपराध घटित हुआ है, जो घटना आई है, उसके आधार पर आपने एक्शन लिया, आगे क्या एक्शन लेंगे, क्या जांच चल रही है? ये भी लग रहा है कि सीएम ने निर्देश दे दिया तो आपने एफआईआर दर्ज कर ली। एफआईआर भी नहीं आपने क्या किया? आप देखिए कि किस तरह से एक बच्चे को दिखाया गया है मीडिया में, जो सामने आया है कि वो कहाँ धार्मिक वो पूरा पढ़ रहा है, जिसका उसको उर्दू में पढ़ रहा है, जिसका कोई मतलब ही पता नहीं है, लेकिन वो धारा प्रवाह बोलता है और बताता है कि किस तरह से ये रोजाना पढ़ाया जाता है, ये प्रार्थना कराई जाती है, इसका अर्थ क्या है उसको भी नहीं पता। तो आप बच्चों के मन में एक तरह से धार्मिकता का वो भर रहे हो। आप कह रहे हो कि उसमें बाद में वो कहता है हिंदी में कि अल्लाह ही हमारी रक्षा करेगा, वही सब करेगा, हम उसकी शरण में हैं। तो आप ये किस तरह की, ये कोई प्रार्थना है क्या? आप बताइए। यदि आप जो राष्ट्रीय वो है आपका गीत, उससे पहले आप प्रार्थना करा रहा हो, उसके बाद में प्रार्थना करा रहा हो, वो नहीं करा रहा हो, तो ये सब कुछ गंभीर मामला है। वो खासकर जब भाजपा शासित राज्य में, मतलब मनोज जी, तो आप देखिए कि सरकार की मंशा के अनुरूप अफसर काम नहीं कर रहे हैं। ऐसे अफसरों पर भी मुझे लगता है कि जिन्होंने लापरवाही है, चाहे वो जिला शिक्षा अधिकारी है, उनको भी इसमें आरोपी बनाया जाना चाहिए कि उन्होंने भी धार्मिक भावनाओं का एक तरह से आहत किया है और मजाक उड़ाया है। और जो बच्चों ने जो किया है, जो जानबूझकर आपने उसमें सहयोग किया है स्कूल प्रबंधन की, तो आप भी क्यों ना उसके अपराधी के भागीदार होते हैं। मुझे लगता है इस तरह की कार्रवाई होगी तब जाके कुछ नसीहत मिलेगी। और तमाम स्कूलों की जांच होनी चाहिए, जो खासकर जिसका प्रबंधन अल्पसंख्यक वर्ग से आता है। आप जो प्रदेश अध्यक्ष आपके कह रहे हैं कि टेरर फंडिंग की हो सकती है, इस नाम से बहुत सारे संस्थान चल रहे हैं, तो इसकी जांच अब तक क्यों नहीं हुई? क्यों एसआईटी गठित नहीं कर दी गई आपने कि इन तमाम आरोपों की जांच की जाए एक बार में, 15 दिन में रिपोर्ट ली जाए और उस पर कार्रवाई की जाए? लेकिन ऐसा कुछ होते नहीं दिख रहा है, सिर्फ हवा। लेकिन एक और चीज भी है ना ब्रजेश जी, कि एक मंत्री एक सीएमओ को इसलिए सस्पेंड कर देता है कि उसने किसी भवन का जो शिलान्यास है वो किसी दूसरे विधायक से करा दिया, दूसरे दल के। लेकिन शिक्षा मंत्री कलेक्टर की भूमिका पर सवाल उठाते हैं वो, लेकिन ये नहीं बताते हैं कि जिला शिक्षा अधिकारी पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं वो तो उनके अधीन का ही मामला है ना। बिल्कुल, वो चाहते तो खुद अपने कमेटी बना के पार्टी के अध्यक्ष वो ये कहते हैं टेरर फंडिंग का मामला है, वो विदेशी लिंक की बात करते हैं, लेकिन वो जब कालिक का मामला आता है तो वो कहते हैं कि हम शाम को देखते हैं कि हम कार्रवाई करेंगे। ये सारे मामले भी हैं। तो योगेश जी, एक और चीज़ है कि लव जिहाद की बात हो चाहे धर्मांतरण की बात हो, कांग्रेस को हमेशा सरकार की कार्रवाई से आपत्ति होती है। लव जिहाद होता है तो गोविंद सिंह कहते हैं कि भैया जहाँ लव होता है वहाँ लट्ठ नहीं चलते हैं। लेकिन ऐसे 50 मामले रोज़ पूरे देश में आ रहे हैं। मध्य प्रदेश भी ऐसा होता नहीं है कि चाहे वो जबलपुर का मामला हो, इंदौर का मामला हो, भोपाल का मामला, और छोटी जगहों के तो मामले प्रकाश में नहीं आ पाते हैं। अब हम देखते हैं कांग्रेस प्रवक्ता वो कार्रवाई या तो होती नहीं तो उस पर सवाल उठाते हैं, और हो जाती है तो उस पर आधे अधूरे सवाल उठाते हैं। तो आपको नहीं लग रहा कि कांग्रेस को आप बेहतर तरीके से समझ रहे हैं कि हर चीज़ में मीन मेख निकालना है, या वाकई वो इस मामले को लेकर गंभीर है? देखिए मनोज जी, कांग्रेस की स्थिति इस प्रकार है इस समय कि दोनों हाथ में लड्डू लेकर चलना चाहती है। एक तरफ ध्रुवीकरण भी करना चाहते हैं, दूसरी तरफ से सामंजस्य बिठाना भी चाहते हैं। अभी हाल ही में जो कल परसों बजरंग सेना के नाम से विलीनीकरण किया गया, 2-3 महीने पहले पीसीसी को भगवा रंग से सजाया गया। दूसरी तरफ एक अल्पसंख्यक वर्ग विशेष के मामले पर एकदम चुप्पी साध लेना और इनडायरेक्टली उनको साइडलाइन करना या उनका पक्षपात करना और सरकार को कटघरे में खड़ी करना,
ये कांग्रेस की मनोस्थिति मध्य प्रदेश की जनता भी देख रही है, समझ रही है, और कांग्रेस खुद भ्रम की स्थिति में है कि वो इस तरफ जाए तो अल्पसंख्यक मतदाता नाराज, इधर जाए तो हिंदू मतदाता नाराज। तो मतों को साधने के चक्कर में कांग्रेस अपनी मूल विचारधारा से भटक चुकी है। इस बात को कहने में मुझे अतिशयोक्ति बिल्कुल नहीं जी। है। एक बात। दूसरी बात, माननीय गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने आज से 2 साल पहले कहा था कि हम मदरसों में सीसीटीवी कैमरास और उनका निरीक्षण प्रॉपर हर 2 महीने में 3 महीने में उनके निरीक्षण का व्यवस्था करेंगे। उस जांच का, उस व्यवस्था का क्या हुआ? तो थोड़ा सा इसमें सरकार की भी चूक हुई है कहीं ना कहीं। भ्रष्टाचार से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जिस प्रकार जांच अधिकारियों ने एक झटके में क्लीन चिट दी, जबकि आप जैसे प्रतिष्ठित चैनलों पे दिखाया जा रहा है 5वीं 6वीं के वो बच्चे किस प्रकार आयतों को कंठस्थ बोले जा रहे हैं, और जब उनसे कराग्रे माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी के बारे में पूछा जाता तो बोले ये क्या होता है, हम नहीं जानते। तो ये गंगा जमुना नाम रखने से गंगा जमुना तहजीब नहीं पढ़ाई जा रही थी, वहाँ निश्चित रूप से कट्टरता का पाठ पढ़ाया जा रहा था। स्कूल प्रबंधन शक के नहीं, पूरी तरह से कानून के दायरे में आता है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की अनुशंसा करनी चाहिए। लेकिन आपको नहीं लगता है हर छोटी बात पे जो धर्मगुरु या एक समाज के लोग सड़क पर उतर आते हैं, ऐसे मामलों में उनको इनिशिएटिव लेना चाहिए, एक अपील करना चाहिए कि इस प्रकार की हरकतें नहीं हो, क्योंकि सामाजिक जो सद्भाव है वो इससे बिगड़ता है। जो स्कूल है उसका माहौल ख़राब हो रहा है, और एक जो नन्हे बच्चे वहाँ पढ़ने जा रहे हैं वो क्या सीख के निकल रहे हैं? देखिए मनोज जी, इसमें 2 चीजें हैं। एक तो टेरर फंडिंग की बात आती है, दूसरी धर्मांतरण को लेकर जो फंडिंग होती है। हमारे देश में गोंड समाज, बैस और ये पिछड़ा वर्ग जो आदिवासी समाज है, इसमें से अगर 20-25% आबादी ईसाई क्रिश्चियनिटी की ओर बढ़ती है, तो दूसरी तरफ ये मुस्लिम इस्लाम की तरफ भी बढ़ने वालों में कमी नहीं हो पा रही है। इसको रोकना होगा मध्य प्रदेश सरकार को भी, भारत सरकार को भी, और इसके प्रयास जारी हैं। लगातार सरकार इस प्रयास में है, लेकिन काफी बड़ा देश है हमारा, 140 करोड़ की जनसंख्या है। थोड़ा समय और लगेगा, मैं मानता हूँ। मोदी जी को अगर अगला 5 एक कार्यकाल और मिलेगा तो निश्चित रूप से इस की व्यवस्था इतनी चाक चौबंद कर दी जाएगी आगामी 5 वर्षों में कि धर्मांतरण एक सोचना बहुत बड़ी भूल होगी। ब्रजेश जी, बुंदेलखंड के नज़रिए से एक और गंभीर मामला है। ये तो मामला है ही, लेकिन ये पहला मामला नहीं। हमने देखा पिछले दिनों सागर की बात करें हम, या इसी दमोह की बात करें, या पिछले दिनों हमने देखा सतना रीवा की बात करें, ईसाई मिशनरी हूँ, इस प्रकार के धर्मांतरण हो, लव जिहाद हो, तो पहले हम देखते थे कि आदिवासी एरिया में ज़्यादा होता था, कि पहले इसके लिए झाबुआ कुख्यात हुआ करता था, कि झाबुआ, अलीराजपुर, मंडला डिंडोरी के इक्का दुक्का केस आते थे। दिग्विजय सिंह शासनकाल की बात करें, लेकिन इन दिनों जो बुंदेलखंड एक टारगेट पर है, ये भी एक सोची समझी प्लानिंग है, क्योंकि ईसाई मिशनरी वही काम में जुटी हैं। धर्मांतरण का जो हम ये देख रहे हैं मामले, कि भले उन 3 टीचरों ने कहा कि हमने स्कूल में नौकरी लगने के पहले प्रेम विवाह कर लिए थे, लेकिन दमोह जैसी छोटी जगह में, बुंदेलखंड जैसे पिछड़े इलाके में अगर इस प्रकार की घटना हो रही हैं, और तीनों अलग अलग समाज से, कोई यादव है, कोई जैन है, कोई खरे है। देखिए मनोज जी, ये मध्य प्रदेश की या देश की समस्या नहीं है, मुझे लगता है पूरे विश्व की समस्या है। यदि आप देखिए इस्लाम धर्म में कन्वर्ट कितनी तेज़ी से हो रहे हैं। 2015 से 2020 तक का एक आंकड़ा है कि 5 साल में 13 लाख मुस्लिम बने, दूसरे धर्मों से उनने धर्मांतरण किया, और पूरे दुनिया में मतलब 13 लाख मुस्लिम। ये तो वो जो घोषित है। आप सोचिए 5 लाख ईसाई बने, मतलब ईसाइयों को भी पीछे छोड़ दिया आपने। जो पर आरोप लगते थे कि धर्मांतरण वो करते हैं सर्वाधे को, लालच देकर, हाँ लालच देकर करते हैं, सेवा भाव से करते हैं, उनको भी इस्लाम ने छोड़ दिया। इसके बाद आता बौद्ध, 4,70,000 बौद्ध इन 5 सालों में बने हैं दूसरे धर्मों से। अब आ जाइए आप हिंदुओं को। हिंदू कभी भी दूसरे धर्म के लोगों को आत्मसात नहीं करते। यदि उनके पास आए भी हैं तो मनोज जी वो हैं जो पहले धर्मांतरण हो गए हैं, या उनमें बहुत गिनती के उंगली पर गिने जाने वाले ऐसे लोग होंगे जो वो दूसरे धर्म छोड़ के हिंदू धर्म बने, उनको भी इतनी धमकियां मिलती। मंदसौर का मामला है, बिल्कुल मंदसौर का मामला है, उत्तर प्रदेश का मामला है कि वो जो इस्लाम में है वो वापस लौट नहीं आ पाता। लेकिन जो आए हैं, जो 30,000 का पूरे विश्व में आंकड़ा आ रहा है जो सामने 5 साल में, वो लोग हैं जो धर्म परिवर्तन करके या तो इस्लाम में चले गए थे, ईसाई बन गए थे, वो वापसी की है, घर वापसी की है 30,000 लोगों ने। क्योंकि आप देखिए सनातन में आप उनकी घर वापसी करा सकते हो, लेकिन
धर्मांतरण नहीं कराते हो। हिंदू कभी कोई धर्मांतरण नहीं कराता कि मुस्लिम को अपनी आबादी बढ़ाने के लिए धर्मांतरण करेगा, लेकिन ईसाई देखिए आप, मुस्लिम देखिए, धर्मांतरण के जरिए इस तरह की वो करते हैं। आपने कभी किसी ऐसे स्कूल को देखा है कि जो धर्म की पाठ पढ़ाता हो हिंदुओं में? आप देखिए कि यदि मुसलमान है कोई तो वो अपना धर्म का आदर करे, हम अपने धर्म का आदर करें, और कोई सबसे ऐसी बड़ी प्रार्थना बात को है ना, बाध्य नहीं करता है। आप ब्रजेश देखिए। जी, सबसे मेन बात यह है कि इस तरह के आरोप जो संघ के संचालित स्कूल हैं, हाँ। सरस्वती शिशु उन मंदिर, तक पर वनवासी नहीं, कल्याण देखिए आप, परिषद हाँ। के जरिए जो चल रहा है, उन तक भी ये आरोप नहीं लगा है। तो आज तक कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया, लेकिन इस तरह के स्कूलों में क्यों मामला सामने आता? तो निश्चित तौर पर जो धर्मांतरण कराने वाले जो संगठन हैं, जिनको फंडिंग होती है, जो योगेश जी भी जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, चाहे आप टेरर से जोड़ लीजिए, आप आतंकवाद से जोड़ लीजिए, एचयूटी के जो पकड़े गए हैं उसमें हम तो उदाहरण देख रहे हैं, भोपाल का युवक किस प्रकार बेनबास हुआ, उसका उसकी कैसे पत्नी करते का। हैं? जब आप देखिए पढ़े लिखे बड़े लोगों को, जो इंजीनियर हैं, डॉक्टर बन गए हैं, उनका बेनबास कर देते हैं आप, तो ये बच्चों के मन में आप क्या भर रहे हैं? ये धर्मांतरण की ओर इशारा करता है कि जो गतिविधियां आपने ऐसे लोगों को वहां पे शिक्षक बनाया है जो धर्म परिवर्तन करके इस्लाम बने, तो निश्चित तौर पर आप बच्चों पर टीचर का असर होता है, गुरु का असर होता है, बिल्कुल। वो असर होता है। फिर आप इस तरह की प्रार्थना करा रहे हैं वहां पे, ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह ही सब कुछ है। तो बालपन में आप क्या भरना चाह रहे हैं, बचपन में, कि सबसे श्रेष्ठ ईश्वर अल्लाह है आपको? तो आप ये धर्मांतरण की तरफ ही एक कदम बढ़ाने का दिशा है, मतलब पहली क्लास से ही आप वो सब करने की कोशिश कर रहे हैं कि धर्मांतरण हो जाए। तो मुझे लगता है कि इस पर जो योगेश जी कह रहे हैं, धर्मांतरण का भी मामला दर्ज होना चाहिए कि आप उसी तरफ पे बढ़ रहे थे, भले ही आप धर्म परिवर्तन ना करवा पाए, लेकिन पहली सीढ़ी तो आपकी बस सही, थी। बिल्कुल। तो ये मुझे लगता है कि ये उसी तरह से, ये भी वैसे ही आतंकवाद होगा एक तरह से, कि आप धर्म परिवर्तन कराइए और अपना समाज को बढ़ाइए, और फिर किस तरह से आप वो करते हो? आपको बढ़ाने की जरूरत क्या है? इसलिए आप जब धर्मांतरण कानून बना है तो वो इस पर लागू होता है, और ऐसे शिक्षण संस्थानों की बाकायदा निगरानी होना चाहिए, समय समय पर औचक निरीक्षण होना चाहिए। इनकी पहली दृष्टि में तो सबकी एक कमेटी बनाकर जांच की जाना चाहिए कि किस तरह की गतिविधियां, जहां पढ़ने वाले बच्चों से बात होना चाहिए, शिक्षकों से बात होना चाहिए, पेरेंट्स से बात होनी चाहिए कि किस तरह की गतिविधियां वहां चल रही हैं, कौन सी प्रार्थनाएं कराई जा रही हैं। आप देखिए कि जब हम देखते हैं कि हिंदुओं के जो त्यौहार आते हैं वहाँ पे इस तरह के स्कूल छुट्टियां नहीं देते हैं, लेकिन आप देखिए कि बाकी के जब उनके धर्म के त्यौहार आते हैं तो छुट्टियां दे देते हैं 8-8 दिन की, परीक्षाएं रख देंगे, आपके त्यौहार आते हैं। तो ये देखने की बात किसकी है? ये प्रशासन तंत्र की है कि किसी की धार्मिक भावना को ठेस ना पहुंचे। आप अपने त्यौहार पर भी छुट्टी दे रहे हैं, अपने पर्व पर छुट्टी दे रहे हैं, तो आप इस बात का भी ख्याल रखिए कि गणेश चतुर्थी आ रही है, यदि दूसरे त्यौहार आ रहे हैं तो उन पर परीक्षा या तो होली के एक दिन पहले शुरू होती है, या एक दिन बाद में शुरू एक होती दिन है। बाद में। आप देखिए आप किस तरह से बच्चों को अपने धर्म से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक तरह का षड्यंत्र है मनोज जी, जिस पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए और बाकायदा पूरी गाइडलाइन बनना चाहिए कि यदि आप किसी पर्व पर, यदि आप गुड फ्राइडे पर छुट्टी दे रहे हैं तो आप बाकी के त्योहारों पर भी छुट्टी दें, उनके आसपास कोई परीक्षा ना रखें। प्रार्थना किस तरह की करा रहे हैं, स्वैच्छिक होना चाहिए, या चाहे मिशनरी स्कूल में बच्चे किस तरह की प्रार्थना कर रहे हैं, आप किसको मजबूर कर रहे हो कि ये प्रार्थना करना ही है। ऐसा कोई ईसाई स्कूलों में भी होता है, तो आप देखिए मिशनरी स्कूलों पर भी नजर रखने की जरूरत है, लेकिन ये सिर्फ होता नहीं है। बिल्कुल, जो जिम्मेदार अधिकारी है प्रशासन का काम है कि जो शिक्षण संस्थाएं हैं वो शिक्षा के मंदिर बने रहें, वो धर्मांतरण के अड्डे या धर्मांधता के अड्डे ना बने। बहरहाल अब समय इजाज़त नहीं देता है, इसलिए चर्चा को ही विराम देना होगा। बहुत धन्यवाद योगेश जी। तो निश्चित तौर पर हिजाब ने जो नकाब उतारा है वो आंखें खोलने वाला है, लेकिन क्या जिला प्रशासन की आंखें इससे खुली है? क्या सरकारी तंत्र में कोई हलचल हुई है, या केवल उनका काम इतना ही है कि किसी मामले में मीडिया जब इनिशिएटिव ले, मुख्यमंत्री निर्देश दें, गृह मंत्री फटकार लगाएं, तब आप FIR करें और फिर जांच के नाम पर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दें? अब समय आ गया है कि जो भी शिक्षण संस्थान हैं उनकी बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी उसके लाग लपेट के जांच की जाए, उनके सिलेबस चेक किए जाए, उनमें क्या पढ़ाया जा रहा है, उनका ड्रेस कोड क्या है, उनकी प्रार्थनाएं कौन सी हैं और उन बच्चों को क्या शिक्षा दी जा रही है। इनकी अगर प्रॉपर निगरानी आप नहीं कर पाए तो आप समझिए कि समाज के एक बड़े हिस्से को, जो कि कल को एक जिम्मेदार नागरिक बनेगा, आप उसके भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए आनंद TV। नमस्कार।